जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। देश का मुस्लिम समाज बदल रहा है। कम से कम राजनीतिक चेतना के स्तर पर यह बदलाव तो दिखाई दे रहा है। पहले बिहार में मुसलमानों ने पूरे देश को संदेश दिया, फिर पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम भी यही बताते हैं। अल्पसंख्यक समाज का सत्ताधारी दल से मोह भंग हुआ है और बिहार में लालू यादव और पश्चिम बंगाल से 34 साल पुरानी वामपंथी सत्ता का सफाया हो गया। लेकिन क्या सिर्फ चुनाव में संदेश देने से मुसलमानों की समस्याओं का हल हो जाएगा? आजादी के 64 साल के बाद भी मुस्लिम समाज अपनी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दुर्दशा से लड़ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब खुलकर इन समस्याओं पर बात भी कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर खुली बहस हो रही है। मुस्लिम समाज के लोग अब मंदिर, मस्जिद जैसे भावनात्मक सवालों की जगह शिक्षा, रोजगार और राजनीति में अपनी भागीदारी जैसे असल मुद्दों पर बात कर रहे हैं। ये काम सरकार नहीं कर रही है, इसका अफसोस है। इसे कौन कर रहा है? इसे कर रहा है ईटीवी। पटना में ईटीवी के सेमिनार में मुसलमानों की चुनौतियों के बारे में चर्चा हुई। देश भर से लोग आए, सबने अपनी अपनी बात कर रखी। लेकिन उत्तर प्रदेश की पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब ने मुसलमानों को अपनी समस्याओं से निपटने का रास्ता बताया। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि अगर उन्हें अपनी समस्याओं का सामना करना है तो इसके लिए राजनीतिक सशक्तिकरण एकमात्र रास्ता है। उन्होंने कहा कि जब तक राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी मुसलमानों को नहीं मिलती, तब तक मुसलमानों का विकास नहीं होगा। किसी भी प्रजातंत्र के स्वास्थ्य के बारे में पता लगाना हो तो ये देखना चाहिए कि क्या संसद में सभी वर्गों और संप्रदायों को उनकी जनसंख्या के अनुसार जगह मिलती है या नहीं। अगर प्रजातंत्र में किसी समाज या वर्ग को सही अनुपात में प्रतिनिधित्व और नेतृत्व करने का अवसर नहीं मिलता है तो समझ लीजिए कि प्रजातंत्र में कुछ गड़बड़ियां पैदा हो गई हैं। हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों को लेकर काफी विवाद रहा है। देश का हर राजनीतिक दल अल्पसंख्यकों के विकास की कस्में जरूर खाता है, लेकिन जब उन्हें टिकट देने या नेतृत्व देने की बारी आती है तो ये दल अपने वायदों से पीछे हट जाते हैं। यही वजह है कि आज मुसलमान सत्ता से दूर हो गया है। एक राय ये बनी है कि मुसलमानों की समस्या और उसे दूर करने के लिए मुस्लिम समाज को सत्ता अपने हाथ में लेने की जरूरत है। पिछले आम चुनाव के परिणामों पर नजर डालते हैं। नतीजों से ही साफ तौर पर अंदाजा हो जाता है कि मुसलमानों की संख्या में गिरावट हुई है। पूरे देश में मात्र 29 मुसलमान उम्मीदवार ही निर्वाचित हुए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश से 7, पश्चिम बंगाल से 6, जम्मू कश्मीर से 4, बिहार से 3, केरल से 3, असम से 2, तमिलनाडु से 2, आंध्र प्रदेश एवं लक्षद्वीप से 1-1 शामिल हैं। इससे अंदाजा होता है कि मात्र 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश से ही 15वीं लोकसभा में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व मिल पाया है, जबकि 20 ऐसे राज्य और 5 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां से एक भी मुसलमान नई लोकसभा में नहीं पहुंच पाया। हालांकि देश में 13.4% मुसलमान हैं। पार्टियों के लिहाज से भी स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है। इस बार कांग्रेस के 11, बसपा के 4, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3, तृणमूल कांग्रेस के 2, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 2 एवं जेडीयू, भाजपा, डीएमके, माकपा, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन एवं असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के 1-1 मुस्लिम सांसद बने हैं। इनके अलावा एक आजाद उम्मीदवार भी कामयाब हुआ है और वह लद्दाख से है। हालांकि वह बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गया है। बहरहाल ये बात खटकती है कि विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियों का कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार इस बार लोकसभा में नहीं पहुंच सका। समाजवादी पार्टी के इतिहास में शायद ये पहला अवसर है जब इनके मुस्लिम उम्मीदवारों में से कोई भी सफल नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में बसपा ने बहरहाल अपने 4 मुस्लिम सांसदों की संख्या बनाए रखी है। उत्तर प्रदेश में 21 कांग्रेसी उम्मीदवारों को सफलता मिली। इस जीत का सबसे बड़ा कारण मुस्लिम वोट है, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने मुस्लिम सांसदों को अल्पसंख्यक आयोग, हज कमेटी, वक्फ बोर्ड तक सीमित रखा। मुसलमानों को अगर मुख्य धारा में लाना है तो राजनीतिक दलों को मानसिकता बदलने की जरूरत है, खासकर उन पार्टियों को जिनकी साख सेकुलर पार्टी की है। मुसलमानों की सत्ता में हिस्सेदारी के नाम पर खाना पूर्ति का रिवाज चल पड़ा है। ममता बनर्जी को ही ले लीजिए। तृणमूल कांग्रेस के 4 मंत्री हैं, एक मुस्लिम प्रतिनिधि भी हैं, सुल्तान अहमद, जिन्हें पर्यटन राज्य मंत्री बनाया गया है। लेकिन जब रेल मंत्री बनाने की बात होती है तो उन्हें भुला दिया जाता है। देश के प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक हैं। कांग्रेस पार्टी और सरकार चलाने वाली यूपीए गठबंधन का नेतृत्व करने वाली सोनिया गांधी अल्पसंख्यक हैं। रक्षा मंत्री अल्पसंख्यक हैं, लेकिन किसी भी मुस्लिम नेता को इस तरह की जिम्मेदारी नहीं मिली है। राजनीतिक सत्ता से मुसलमानों को दूर रखना या सिर्फ खाना पूर्ति करना, ये न सिर्फ मुसलमानों के साथ धोखा है
बल्कि यह देश के प्रजातंत्र को कमजोर करने की साजिश भी है। डॉक्टर अयूब ने बिना लाग लपेट के कहा कि मुसलमानों को आजादी के बाद से आज तक गुमराह किया जाता रहा है। गुमराह करने वाले राजनीतिक दलों के बारे में उन्होंने बताया कि इनके चेहरे अलग हैं, जुबान बहुत मीठी है, मगर इनका दिल बहुत काला है, अमल बिल्कुल नहीं है। इनसे गुमराह होने की जरूरत नहीं है। अगर सरकारों ने मुसलमानों को गुमराह न किया होता तो 63 सालों में उनकी हालत बद या बद से बदतर न होती। प्रजातंत्र में लोगों को अपने विकास के लिए राजनीतिक सत्ता का उपयोग करने का अधिकार है। मुसलमानों ने अब तक इसका इस्तेमाल करना सीखा ही नहीं। राजनीतिक दलों ने अगर मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है तो उसके लिए जितनी जिम्मेदार ये पार्टियां हैं उतना ही जिम्मेदार खुद मुस्लिम समुदाय भी है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। समस्या ये है कि मुसलमानों की प्रॉब्लम उनकी आइडेंटिटी को लेकर भी उठती है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह मुसलमानों की पहचान ही उनकी सबसे बड़ी चुनौती आज के समय में बन गई है। एक छोटा सा ब्रेक, अभी वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। आज हम मुसलमानों की उन चुनौतियों के बारे में कर रहे हैं जिनका सामना मुस्लिम समाज सीधे सीधे कर रहा है। मुसलमान विकास की मुख्य धारा से अलग हो गया है, क्यों? इसकी पड़ताल करनी चाहिए। जमीयत उलेमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी और संसद के सदस्य मौलाना महमूद मदनी ने मुसलमानों की पहचान का एक ऐसा सवाल उठाया जिसका रिश्ता उनसे खुद रहा है। मदनी साहब दिल्ली एयरपोर्ट पर थे, सामने उनके एक परिवार था। एक बच्चे ने मदनी साहब को देखकर कहा कि देखो देखो बिन लादेन जा रहा है। उन्होंने मीडिया के रोल पर, महमूद मदनी साहब ने मीडिया के रोल पर सवाल उठाया और कहा कि मुसलमानों को आतंकी और दहशतगर्द साबित करने में मीडिया ने अहम भूमिका निभाई है। पहचान को लेकर मुसलमानों के साथ देश में समस्याएं हो रही हैं। कहीं नौकरी नहीं मिलती है तो कहीं रहने के लिए किराए का मकान ही नहीं मिलता। ये समस्या सिर्फ निजी क्षेत्र की नहीं है, सरकारी विभागों में भी मुसलमानों के साथ दोहरा व्यवहार होता है। मुसलमान आईएएस और आईएफएस अधिकारी तो हैं, लेकिन उन्हें कोई भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी जाती। भारत में मुसलमानों की खराब हालत का कोई एक कारण नहीं है और सभी कारण एक दूसरे से इतने उलझे हैं कि उनके बीच से रास्ता निकालना बेहद मुश्किल काम है। फिर इन कारणों के भी कई पहलू हैं, मसलन सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। लेकिन इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सभी समस्याओं की जड़ में मुसलमानों की अपनी सामुदायिक पहचान है। इस पहचान की वजह से मुसलमान समुदाय ना तो मनचाही जगहों पर रह सकता है और ना ही मनचाहे संस्थानों से शिक्षा हासिल कर सकता है और ना ही अपनी पसंद की नौकरी कर सकता है। हैरानी की बात यह है कि आज भी कई सरकारी विभागों में मुसलमानों को अलग रखा गया है। निजी कंपनियां भी मुसलमानों को नौकरी देने में हिचकती हैं। मुसलमानों की पहचान ही उनके विकास की सबसे बड़ी बाधा है। इससे ही कई और बाधाएं भी पैदा हो जाती हैं। शिक्षा के स्तर पर मुसलमान समुदाय का पिछड़ापन हो या रोजगार के क्षेत्र में उसकी कम भागीदारी, सामुदायिक पहचान ही इसकी सबसे बड़ी वजह है। अधिकांश मुसलमान छोटे मोटे कारोबार या लघु स्तरीय हथकरघा जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं। धन की समस्या के अलावा आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल के प्रति अनिच्छा के चलते इनकी कमाई ज्यादा नहीं होती है। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगारों में मुसलमान समुदाय की भागीदारी आबादी में उनके अनुपात से कहीं कम है। निर्णय क्षमता एवं अधिकार वाले रोजगार के क्षेत्र में यह अनुपात और भी कम हो जाता है। पहचान की समस्या के बारे में सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्र आयोग और गोपाल सिंह पैनल की रिपोर्ट पहले ही बता चुकी है। गोपाल सिंह पैनल की रिपोर्ट सामने आए 25 साल हो गए हैं। इसके बावजूद रोजगार के क्षेत्र में मुसलमान समुदाय की भागीदारी में कोई अंतर नहीं आया है। रोजगार के क्षेत्र में समुदाय के पिछड़ेपन को देखते हुए सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र कमीशन ने ऐसे मुसलमानों के लिए आरक्षण की अनुशंसा की थी जो अन्य पिछड़ी जातियों की श्रेणी में आते हैं।
वैसे आरक्षण का मुद्दा अपने आप में काफी उलझा हुआ है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, इसलिए सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र आयोग के आईने में आरक्षण का आधार मुस्लिम समाज का पिछड़ापन होना चाहिए। लेकिन इससे भी समस्या का हल नहीं निकलने वाला है। रोजगार के अधिकांश अवसर निजी क्षेत्र में हैं, लेकिन सरकार के पास ना तो इच्छा शक्ति है और ना ही ऐसा कोई जरिया जिसकी मदद से वो निजी क्षेत्र को रोजगार नीति का पालन करने के लिए बाध्य कर सके। सरकार निजी क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा कुछ दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए ही कह सकती है। इन दिशा निर्देशों के पालन की विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कह सकती है, लेकिन इन उपायों से ये गारंटी नहीं दी जा सकती है कि रोजगार के क्षेत्र में मुसलमान समुदाय की भागीदारी बढ़ जाएगी। हालांकि शिक्षा और रोजगार के मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र में इस नीति को लागू किया जा सकता है, लेकिन इस नीति की सफलता उन अधिकारियों की ईमानदारी पर निर्भर होगी जिन पर इसके लागू करने की जिम्मेदारी होगी। देश में हालात ऐसे हैं कि ये उम्मीद करना भी बेईमानी होगा कि मुसलमानों को रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई किसी योजना का भविष्य कुछ खास अलग होगा। मुसलमानों को समाज के एक अलग हिस्से के रूप में देखने के नजरिए में जब तक बदलाव ना हो, तब तक इन समस्याओं में कमी की कोई संभावना भी व्यर्थ है। मुसलमानों को जब तक समाज के एक अभिन्न अंग के रूप में नहीं देखा जाएगा, उन्हें रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराने की गारंटी नहीं मिल सकती है। ईटीवी ने अल्पसंख्यकों के सामने चुनौतियां विषय के आधारित सेमिनार में, जिसका पहला सेमिनार जयपुर में हुआ, दूसरा बंबई में हुआ और अब पटना में हुआ। पटना में बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के नेता और केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री सुल्तान अहमद आए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की चुनौतियां वही हैं जो देश की चुनौतियां हैं। 60 सालों के बाद भी अगर हमें गरीबी रेखा बनानी पड़े, रोटी कपड़ा मकान सड़क बिजली और पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़े, तो हमारे सामने चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। उन्होंने सरकार को जवाबदेह बनाने में जनता की भागीदारी की बात कही और बताया कि अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र से पैसा राज्यों में आता है, लेकिन जिला अधिकारी उसे खर्च नहीं करता, पैसा वापस चला जाता है। सरकार ने मुसलमानों को प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए पैसे दिए। ये योजना 50 लाख छात्रों के लिए है, लेकिन बिहार और गुजरात सरकार पैसे खर्च ही नहीं करती। छात्र हैं लेकिन उनका अकाउंट नहीं है, बैंक में खुलता नहीं अकाउंट, जबकि सरकार ने कहा है कि बैंक अल्पसंख्यक छात्रों के लिए 0 बैलेंस पर अकाउंट खोले, लेकिन बैंक अकाउंट नहीं खोलते। राज्य सरकार पैसा वापस कर देती है। सरकार भी कमाल करती है। स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की तारीख अगर 30 है महीने की, तो 25 तारीख को किसी अंग्रेजी अखबार में विज्ञापन छापती है, जिसमें यह फरमान जारी कर देती है कि छात्र फॉर्म को इंटरनेट से डाउनलोड कर ले। अब कटिहार, भीलवाड़ा, भिंड, मुरैना जैसे छोटे शहरों के मुसलमान छात्र इंटरनेट से कैसे फॉर्म डाउनलोड करें? उन्हें अंग्रेजी नहीं आती और उनके पास जानकारी नहीं पहुंचती, इंटरनेट पर काम करना जानते ही नहीं, फॉर्म डाउनलोड ही नहीं हो सकता। इसलिए मुस्लिम छात्रों को फायदा नहीं पहुंचता। अगर सरकार उर्दू या हिंदी के अखबारों में इस जानकारी को छपवाती, विज्ञापन देती, तो ये कम से कम जानकारी मुस्लिम छात्रों के सामने पहुंच सकती और वो कोशिश करके उन जगहों पर जा सकते, फॉर्म भर सकते जहां से स्कॉलरशिप मिलने का कोई रास्ता निकलता है। सरकार की मानसिकता समझी जा सकती है। सरकार इस चीज को सामने मुखौटा बनाती है मुस्लिम अधिकारियों को, जैसे बिहार में गृह सचिव मुसलमान है, लेकिन वो इसके ऊपर जोर देता ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं निकलता कि बिहार के मुस्लिम छात्रों को स्कॉलरशिप मिल सके। योजना असफल हो रही है, पैसा वापस जा रहा है। मुसलमानों को जिलाधिकारियों से जवाब तलब करना चाहिए कि पैसे का क्या हुआ, लेकिन कौन करे ये सवाल जवाब? मुस्लिम संगठन, उनका इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है, उनके सामने भावनात्मक सवाल हैं। राजनीतिक नेता, उनके सामने ये विषय ही नहीं है कि मुसलमान कैसे एम्पावर हो, आम मुसलमानों को शिक्षा कैसे मिले, संगठित कैसे हो। अगर ये सब मिलकर के सवाल उठाते, अपने लोगों को शिक्षित करते, तो शायद मुस्लिम छात्रों को स्कॉलरशिप मिलती। लेकिन स्कॉलरशिप छोड़ दीजिए, सरकारी योजनाओं का फायदा मुसलमानों को नहीं मिल रहा है। आरटीआई की मदद मुसलमान नहीं ले रहे हैं क्योंकि कम्युनिटी लीडर या इनके राजनीतिक नेता
कैसे आरटी का इस्तेमाल करना चाहिए इन्हें बताते ही नहीं है। और इसीलिए मुसलमान अब अपने अधिकार के लिए खड़े नहीं होते। जब तक खड़े नहीं होते तब तक कुछ होने वाला नहीं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि सरकार की नज़र में मुसलमानों की चुनौतियां क्या हैं और अल्पसंख्यकों के विकास के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की असलियत क्या है। ब्रेक के बाद 2 टूक में आपका स्वागत है। आज हम मुसलमानों की चुनौतियों के बारे में बात कर रहे हैं। सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र आयोग ने मुसलमानों की हालत के बारे में साफ साफ बता दिया है कि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति दलितों की तरह है। दरअसल राज्यों को केंद्र सरकार ने कोई गाइडलाइन ही नहीं दी है, इसीलिए केंद्र की कोई भी योजना राज्यों में जो मुसलमानों से जुड़ी हुई है सफल ही नहीं हो पा रही है। हाउसिंग पॉलिसी को देखिए, मुसलमानों को इसका फायदा नहीं हो रहा। मुसलमानों के बीपीएल कार्ड नहीं बन रहे। सरकार ने देश में 90 ऐसे जिले आइडेंटिफाई किए हैं जहां अल्पसंख्यक बहुल है। इन्हें अल्पसंख्यक बहुल जिला माना गया है। कहा गया कि सेंट्रल स्कीम के तहत इन जिलों को अलग पैसे दिए जाएंगे। इन 90 जिलों में 30 जिले ऐसे हैं जहां सिख और ईसाइयों की संख्या ज्यादा है। सिर्फ देश में 60 ऐसे जिले हैं जहां मुस्लिम बहुल आबादी है और हकीकत में 90 नहीं 60 जिले हैं। सरकार जो पैसा देती है वो सही ढंग से खर्च नहीं हो पाता और जो खर्च होता है उसका फायदा मुसलमानों को बिल्कुल नहीं मिलता। इन 90 जिलों में उदाहरण के रूप में एक जिला दिल्ली का साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें निजामुद्दीन और ओखला ऐसे इलाके हैं जहां मुसलमानों की सबसे ज्यादा संख्या है। अब यहां जाकर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जिन इलाकों में मुसलमान रहते हैं यानी निजामुद्दीन और ओखला, यहां पर खर्चा नहीं हो रहा है। पैसा हो रहा है जिले में, लेकिन उन जगहों पर हो रहा है जहां मुसलमानों की घनी बस्तियां नहीं है। इससे पता चलता है कि योजनाओं का फायदा मुसलमानों को नहीं मिल रहा, जबकि पैसा मुसलमानों के नाम पर आ रहा है। मुसलमानों के विकास के लिए सरकार की तरफ से जो भी पहल हुई है वो सिर्फ कहने के लिए पहल हुई है। 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बयान दिया था कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों और वंचितों का सबसे पहला अधिकार है। इस बयान से सारे देश में एक सनसनी फैल गई, लेकिन प्रधानमंत्री के इस बयान की तारीफ होने के बाद 7 साल बीत गए, मुसलमानों के हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने अल्पसंख्यकों के विकास के लिए 15 सूत्री योजना जरूर बनाई और 15 सूत्री योजना क्या कर रही है, उस 15 सूत्री योजना का क्या हशर हुआ, आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने देश के अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की है। इसके तहत अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा के नए अवसर और कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसका मकसद ये है कि मुसलमानों के शैक्षिक स्तर को बढ़ाया जाएगा। स्कूलों में बेहतर शिक्षा और उर्दू के लिए संसाधन जुटाए जाएंगे। सर्व शिक्षा अभियान और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसी स्कीम्स के तहत ये काम किया जाएगा। साथ ही मदरसों के आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया जाएगा। मेधावी अल्पसंख्यक छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की सुविधा प्रदान की गई है। सरकार मौलाना आजाद शैक्षिक फाउंडेशन को और सशक्त करेगी ताकि ये फाउंडेशन अपने कार्य क्षेत्र में और इजाफा कर सके। छात्रों के लिए सरकारी और गैर सरकारी कोचिंग संस्थानों में भी कोचिंग दी जाएगी। अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए ICDS सेवाओं की समान उपलब्धता के लिए सरकार प्रयत्न करेगी। जच्चा और बच्चा दोनों के समग्र विकास के लिए आंगनबाड़ी संस्थाओं की सेवा ली जाएगी। सरकार ने आर्थिक कार्यों और रोजगार में भी अल्पसंख्यकों की बेहतर भागीदारी पर जोर दिया है। ये काम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की प्राथमिक योजना है, उसके तहत की जाएगी। अल्पसंख्यक परिवारों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और नरेगा के तहत भी अल्पसंख्यकों को रोजगार के नए अवसर मुहैया कराए जाएंगे।
सरकार ने तकनीकी शिक्षा और उससे संबंधित हुनर के विकास का भी प्रावधान किया है, क्योंकि अधिकतर अल्पसंख्यक निम्न स्तर के तकनीकी कार्य और हथकरघा से संबंधित हैं और इस स्कीम के तहत उनके हुनर और गुणवत्ता में इजाफा होगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त कॉर्पोरेशन का गठन 1994 में किया गया था और इसके तहत सरकार अल्पसंख्यक को अधिकाधिक धन उपलब्ध कराएगी ताकि स्वरोजगार के नए आयाम खुले। भारतीय बैंकों के सामने अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता पर 40% ऋण देने का लक्ष्य दिया गया है। सरकारी सेवाओं में भी अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार कदम उठाएगी। राज्य और केंद्र सरकारें पुलिस की भर्ती में अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान देगी। रेलवे, बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र में भी इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने अल्पसंख्यकों के रहन सहन के स्तर को उठाने के लिए भी योजनाएं बनाई हैं। इंदिरा आवास योजना के तहत अल्पसंख्यकों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही जवाहरलाल नेहरू शहरी विकास योजना और स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत रहन सहन के स्तर में विकास किया जाएगा। सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए ऐसे क्षेत्र जिन्हें सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है, वहां ऐसे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे जिनका इतिहास सेक्युलर रहा है। वैसे ये कहा जा सकता है कि सरकार ने बड़ी चतुराई से पुरानी योजनाओं में ही अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ाने को 15 सूत्रों में बांटकर नई योजना बना दी है। सरकार के मुताबिक 5 मंत्रालय ऐसे हैं जिनके बजट का 15% अल्पसंख्यकों के विकास पर खर्च किया जाएगा, ऐसा सरकार ने वादा किया था। ये मंत्रालय हैं HRD यानी मानव संसाधन, अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, चाइल्ड वेलफेयर, हाउसिंग एंड पॉवर्टी एलिवेशन। इनमें किसी भी मंत्रालय का 10% भी खर्च मुसलमानों के ऊपर नहीं हुआ। 15 सूत्री कार्यक्रम किस तरह लागू होगा, इसे सफलता मिलेगी भी या नहीं मिलेगी पता नहीं, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर सरकार अल्पसंख्यकों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है तो हमारे सामने अनुसूचित जाति और जनजाति का मॉडल मौजूद है। जिस तरह उन्हें सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया गया, संसद और विधानसभा में जगह दी गई, उसका फायदा हुआ है। दलितों और जनजातियों का न सिर्फ आर्थिक विकास हुआ बल्कि राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण भी हुआ। यही मुसलमानों के विकास का उपाय है। मैं आखिर में आपको बताऊं, ये आरोप कि मुसलमानों का तुष्टीकरण देश में हुआ है बिल्कुल गलत है। तुष्टीकरण न मुसलमानों का हुआ है, तुष्टीकरण न इस देश के गरीबों का हुआ है, न कमजोरों का हुआ है। तुष्टीकरण अगर किसी का हुआ है तो उन लोगों का हुआ है जिन्होंने लाखों लाख करोड़ रुपए घोटाले में अपनी जेब में भर लिए, इस देश के टैक्स पेयर का पैसा अपनी जेब में ले लिया। उनमें से कुछ आज जेल में हैं, बहुत सारे जेलों से बाहर हैं। वो जेलों में कब जाएंगे देखने की बात है। शायद सुप्रीम कोर्ट का दबाव पड़ेगा तो कुछ बड़े पूंजीपति, कुछ बड़े राजनेता अभी जेलों में जाएंगे, पर मुसलमानों का तुष्टीकरण नहीं हुआ। और वो जो नॉन मुस्लिम हैं, वो जो अपने को बड़ा भाई कहते हैं, जिम्मेदारी उनके ऊपर है कि वो मुसलमानों के सवालों को राजनीतिक सवाल बनाएं, न केवल मुसलमानों को जागृत करें बल्कि सरकार के ऊपर दबाव डालें कि अगर उन्होंने मुसलमानों की समस्याओं का, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं किया तो इस देश में शांति थोड़ी दूर की बात हो जाएगी। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जय हिंद। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? आप अपनी राय दे सकते हैं feedback.dotook@gmail.com पर।